Hello friends, welcome to Civil Seva Margdarshan. Today we will discuss another important questions in series 71 questions for 71st BPSC मेंस। अगर अभी आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो ट्रंप ने नाटो को बुज़दिल कहा। क्यों? क्योंकि ईरान पे लेकर नाटो अलायंस जो है उसका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है और यहाँ तक यूनिफॉर्म नहीं है। यूएसए चाहता है कि नाटो सपोर्ट करे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट या ईरान को एक तरीके से पूरे खत्म करने में इन द वेस्ट एशिया नाटो सपोर्ट करे। इसको लेकर इंटरनल कोहेरेंस हुआ और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ईरान को लेकर ही नहीं, जब वेनेजुएला क्राइसिस भी हुआ था, ग्रीनलैंड को लेकर जब ट्रंप ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया कि अब नेक्स्ट टारगेट ग्रीनलैंड है, तब नाटो के प्रेजेंस का, नाटो के इंपॉर्टेंस को लेकर बहुत चर्चा में हुआ कि अब नाटो क्या करेगा या नाटो मेंबर्स क्या करेगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा निकला था आर्टिकल 5, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाटो एंड द आर्टिकल 5 एज वेल एज नॉट यूनिफॉर्म डिसीजन इन ईरान स्टैंड। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? डाइवर्जेंस अमॉन्ग नाटो मेंबर्स इन डीलिंग विथ ईरान अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ अलायंस, इवैल्यूएट। जब आप ये इस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो क्राइसिस हुआ है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा है। पहला तो हमने यूएनओ को लेकर चर्चा किया था, यूएनओ कहाँ है, और दूसरा जब यूएसए का इंटर हो चुका है तब हम नाटो को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो ट्रंप के इलेक्शन पे जब सवाल आ सकता है तो नाटो तो बहुत रिलेवेंट टॉपिक है जहां पे 71st बीपीएससी मेंस पे सवाल आएगा। हम इसी को कैसे स्ट्रक्चर, बॉडी, इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा नाटो के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं। जब हम नाटो की बात करते हैं तो आपको पता है ये एक डिफेंसिव अलायंस है। डिफेंसिव अलायंस ऑफ 32 मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफेंसिव अलायंस, ना कि एग्रेसिव अलायंस। तो ये डिफेंस या ऑफेंसिव अलायंस, तो ये एक डिफेंसिव अलायंस है जिसमें 32 मेंबर्स है। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो मार्क रूटे, ये पीटी के लिए, पर आपको बस पता होना चाहिए कि इन्हीं को लेकर बहुत न्यूज में है और ट्रंप ने डायरेक्टली इन्हीं को बोला है। अब ईरान में नाटो क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है या क्या इसके पीछे रीजन है, या जो इंटरनल जो कोहेरेंस बना उसके पीछे कारण क्या है? जब हम नाटो का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो इसमें बात होता है कलेक्टिव डिफेंस अलायंस। कि अगर मानकर चलिए किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर हमला होता है तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 5 एक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर नाटो मेंबर्स के ऊपर अटैक होता है तो क्या ईरान और इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट में क्या नाटो के मेंबर्स के ऊपर हमला हुआ है? और ये इंप्लीमेंट कहां होता है? ये इंप्लीमेंट होता है सिर्फ यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका टेरिटरी। अगर कोई भी देश अगर यूरोप के नाटो मेंबर्स के ऊपर हमला करता है या नॉर्थ अमेरिका मेंबर्स के ऊपर हमला करता तो ऑटोमेटिक आर्टिकल 5 विल बी एक्टिवेट और सब नाटो मेंबर साथ में आएंगे एंड दे विल डिसमेंटल और दे विल डिस्ट्रॉय द अपोजिशन जो भी कंट्री होगा। पहली आखिरी बार जो इंप्लीमेंट हुआ था जब 9/11 पे हमला हुआ था यूएसए, तब ये आर्टिकल 5 टोटली इंप्लीमेंट हो गया था। तो इसके क्लॉज आप जब देखिएगा समझिएगा, क्योंकि 9/11 में किस पे हमला हुआ? यूएसए पे। वो कहां का टेरिटरी है? तो नॉर्थ अमेरिका का टेरिटरी है। एंड अगेन दिस इज अ डिफेंसिव अलायंस, तो ये ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया और ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। लेकिन यहां पे जब हम ईरान वाले स्टैंड में बात करते हैं, जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान पे यूएसए एंड इजराइल हमला कर रहा है और उसी को काउंटर करने के लिए ईरान रिटेलिएट कर रहा है। ईरान किसी भी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के टेरिटरी, नाटो टेरिटरी पे हमला नहीं कर रहा है। वो जो भी हमला कर रहा है वो यूएस के एयर बेसिस पे हमला कर रहा है।
अब तो सवाल आ रहा है कि यूएस की एयर बेसिस पे तो हमला कर रहा है, तो फिर क्यों नहीं आर्टिकल 5 ट्रिगर किया जा रहा है? लेकिन ये यूएस एयर बेसिस कहां पे है? ये वेस्ट एशिया में है, ये वेस्ट एशिया में है, इसलिए आर्टिकल 5 इज विल बी नॉट ट्रिगर्ड। और इसी को लेकर एक यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं बन रहा। मानकर चलिए कि अगर ठीक है, मान लेते हैं ये एक डिफेंसिव अलायंस है, आर्टिकल 5 को इंप्लीमेंट करना, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस से बनता है कि आर्टिकल 5 इंप्लीमेंट करना है या नहीं, ना कि ऑटोमेटिक। और उसके लिए नाटो काउंसिल सब मेंबर्स बनते हैं, एक नॉर्मल रोल प्ले किया जाता है कि सब साथ में आइए, और ये एक डिफेंसिव अलायंस है और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के नाटो ट्रेटी पे हमला किया गया। तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये पॉलिटिकली कंसेंसस से बनाया जाएगा कि आर्टिकल 5 का इंप्लीमेंट करना है। अब यूएसए बार बार कह रही है कि वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम द नाटो मेंबर्स, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो मेंबर है वो खुद यूएसए है। लेकिन ये सब क्लॉज जब आप समझिएगा तो लगेगा कि नाटो के आर्टिकल 5 का इंप्लीमेंट ना करना और नाटो 5 ईरान वाले इशू में क्यों नहीं आ रहा। और कुछ और भी मेंबर्स हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंड है रिगार्डिंग, हम बात करेंगे यूएसए। हम जब यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए सबसे बड़ा इसमें मेंबर है और वो मिलिट्री पावरफुल ब्लॉक है इसमें। और कुछ कंट्रीज है जैसे फ्रांस, फ्रांस ने ईरान वाले स्टैंड में कह दिया एवरी कंट्रीज हैव द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू इंप्लीमेंट और टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसी को लेकर पूरा यूएसए भी एक तरीके से डाइवर्जेंट मोड में आ गया कि फ्रांस उसका सपोर्ट नहीं कर रहा इन द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा अगर हम बात करें टर्की, टर्की का जो रोल है वो एक रीजनल बैलेंसर की तरह, रीजनल बैलेंसर की तरह कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्रिज का रोल प्ले करता है between West Asia and Europe. So these all are country having a different opinion on the Iran conflict. यूएसए चाहता है कि नाटो का आर्टिकल 5 इंप्लीमेंट हो, फ्रांस कहता है कि नहीं भैया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो और एक पीसफुल डिप्लोमेसी की तरह मैटर को रिजॉल्व किया जाए। और ये टर्की जो है रीजनल बैलेंसर की तरह रोल प्ले कर रहा है। और भी कंट्री यही चाहती है कि भैया डिप्लोमेसी से, पीसफुल टॉक से ये सब कुछ रिजॉल्व का है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द नाटो, जहां पे ये सब मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से सवाल आ सकता है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है। NATO is a 32 member bloc which is defensive alliance, but having different stand on Iran conflict. Full stop. Despite countries like USA, strong military player, France, strategic autonomy, and Turkey, regional balancer. This is one of the way to write how intro regarding this question. अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट पे। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन में क्या गया, डिस्पाइट अमंग द नाटो मेंबर्स डीलिंग विद द ईरान अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अलायंस। तो इसमें हम कैसे बॉडी पार्ट लिखें? सबसे पहले नाटो
डिफेंसिव अलायंस। जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताया, आप उस आर्टिकल 5 को कोट करते हुए लिख सकते हैं। कलेक्टिव कंट्रीज, जिसमें फ्रांस, यूएसए, टर्की का एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। हम दूसरे पॉइंट में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे सब कंट्रीज आता है, अगर नाटो इन्वॉल्व होगा तो इसका जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खराब होगा, दैट विल डिस्टर्ब। तो ये एक तरीके से हम नेक्स्ट फेज में वॉर को ले जाएंगे एंड दिल विल बी द ग्लोबल वॉर और वी कैन से थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसके कारण नाटो ये भी चीज को ध्यान रख रहा है और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आपको बॉडी लिखना है रिगार्डिंग द क्रेडिबिलिटी। अब उसमें जो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है या आगे पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, हम जब क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे इसमें भी ये पॉइंट्स लिखना है कि नाटो ने क्या क्या पॉइंट्स बोला है। तो नाटो के टेरिटरी के ऊपर हमला नहीं हुआ है, जो मैंने अभी समझाया है। उसके बाद आर्टिकल 5 एक पॉलिटिकली कंसेंसस के थ्रू बनता है, ना कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। मार्क रूटे ने जो कोड किया उसको आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज द यूएसए वांट टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर वेस्ट एशिया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नाटो आर्टिकल 5 उसके सारे पॉइंट्स को सोचना है, उसके मेंबर्स की क्रेडिबिलिटी क्यों बन रहा अनकंसेंसस पर। तो मैंने पूरे एग्जांपल्स के सहित आपको पॉइंट समझाया। हम जब बात करेंगे इसके कंक्लूजन पार्ट में, तो कंक्लूजन पार्ट क्या होगा, डाइवर्जेंस अमॉन्ग नाटो मेंबर्स ओवर द ईरान इशू। तो मैंने ये पॉइंट समझाया कि क्यों डाइवर्जेंस बन रहा है, क्या पीछे रीजन है। इशू हाईलाइट द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्स अलायंस विद वेरिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। While such differences may temporarily weaken the alliance's credibility and the coherence, they also reflect the democratic decision making and national autonomy within the NATO. Ultimately, sustained dialogue, coordination, and common strategic framework essential the differences and preserve NATO relevance and effectiveness. So this is again very important question regarding NATO, क्योंकि खूब चर्चा में था नाटो के आर्टिकल 5 एंड द इंटरनल कोहेरेंस अमॉन्ग कंट्रीज। तो ये भी न्यूज में था और अभी रिसेंट सिचुएशन को देखे तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगेन स्टे ट्यून रिगार्डिंग दिस 71st सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस आपको रिवाइज करना है, उस पॉइंट्स को माइंड मैप बनाकर याद रखिए और एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिस जितना हो सके मेंस के लिए कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।